नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे हृदय से संबंधित बीमारियों पर। हृदय से संबंधित बीमारियों पर बातचीत करने का एक उद्देश्य ये है कि अचानक जो है हृदय की बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। वजह क्या है, क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मणिपाल हॉस्पिटल के युवा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर धनंजय कुमार जी को। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही है कि हृदय की बीमारी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जो ये हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न है, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर बना है हार्ट की बीमारियों को जन्म देने के लिए, क्योंकि इतनी बीमारियां हमारे सोसाइटी में पहले नहीं थी जब हम ये वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाए थे। इसमें खान पान, रहन सहन, सोने की ये है स्थिति है, साथ ही साथ सोचने और बात करने के तरीके का भी। अभी आप देख सकते हैं कि आप अपने ही परिवार में, अपने ही घर के लोगों से कितने दिनों के बाद बात कर पा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रेस डेवलप करता है आपके अंदर, और वो स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर का काम करता है हार्ट अटैक के लिए। जितने भी लाइफस्टाइल डिजॉर्डर्स हमने पाल रखे हैं इस नए वैश्वीकरण के नाम पे, उसकी वजह से तो डेफिनेटली हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उन लाइफस्टाइल में बदलाव होना, फिर से वैसा ही जो बदलाव हमारे हार्ट के लिए हेल्दी हो, वो बहुत ज़रूरी है। जी, हृदय की बीमारी में हमको लगता है कि संवाद जो हो घर में जो होता था वो काफी कम हो गया। बिल्कुल, जो वजह बन रहा है। सर, एक तो अभी अक्सर हम लोग समाचार पढ़ते हैं, खबरों में आता है देश दुनिया सब जगह की लोग टहलते टहलते मर गए, कोई जिम में मर जा रहा है, कोई सीढ़ी के नीचे अचानक टहल करके आया उसके बाद गिर के मर जा रहा है। तो ये जो है, ये वजह क्या है और अचानक ऐसा क्यों होने लगा है, जिसमें सबसे बड़ी चिंता है युवाओं की, जो कम उम्र के लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा हो रही है? जी, दो चीजें हैं। पहला बात तो ये है कि ये जो नंबर्स बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसका दो रीजन है। एक तो आज के दिनों में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हर जो ऐसा न्यूज़ है वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म तक आ रहा है और हम उसको समझ पा रहे हैं कि ये हुआ। ऐसा पहले भी होता होगा, बट हम तक वो न्यूज़ पहुंच नहीं पाता था। एक सब बहुत बड़ा रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो है, जिसकी वजह से हम लोग अब अभी तक में जितना भी रिसर्च हुआ, उसमें यही पाया गया कि अचानक से होने वाला जो मौत है, इवन यंगर पॉपुलेशन जो है, बिलो 40 का एज ग्रुप जिसको कहते हैं हम लोग, उनमें भी ये डेथ जो होता है वो दो मुख्य कारणों की वजह से होता है। एक, आपको कोई वंशानुगत यानी जेनेटिक हार्ट की ऐसी बीमारी है जो अचानक से मौत का कारण बन सकती है, और उस बीमारी का वो प्रकार होता है कि वो अचानक से विद इन मिनट जान ले सकता है। तो एक तो वो हो गया, जैसे सबसे कॉमन है उसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, HCM, या पहले उसको अलग अलग HOCM के टर्म से। वो क्या होता है, ये फैमिलियल है। अब उसमें हार्ट की दीवार मोटी हो जाती है और साथ ही साथ उस दीवार से दिल का दौरा उत्पन्न होता है। और ये जब भी कभी आप एक्सर्शनल एक्टिविटी करते हैं, जब भी ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसमें लोड ज़्यादा होने वाला है हार्ट पे, तो इस दोनों कंडीशन में ये क्या होता है, वहां से या तो दिल का दौरा उत्पन्न होता है या कार्डियक आउटपुट इतना कम हो जाता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलता है। तो मेनली डेथ जो होता है दिल के दौरा पड़ने की वजह से हो जाता है, और सडन होता है, विद इन मिनट होता है, लोगों को समझ में नहीं होता है। ज्यादातर आप देखेंगे डांस फ्लोर पे डांस कर रहे थे, अचानक से उनकी मौत हो गई, जिम कर रहे थे, अचानक से उनकी मौत हो गई। तो ये एक जेनेटिक कॉज जो था, जेनेटिक डिजीज, कुछ ऐसे एरिथमोजेनिक जेनेटिक डिजीजेज हैं जो कारण बनती हैं। और सेकेंड जो कारण जो उभर के आया है, जो बढ़ रहा है, वो है हार्ट अटैक। जी, सडन हार्ट अटैक लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट, ये बड़ा कॉमन हो गया है। और ये अब देखने को मिल रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ और आदमी वहीं पे जानकर। तो ये दो ही कारण है जो सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, जो कि सबसे ज्यादा अचानक से होने वाले, जान लेने वाले कारणों में से एक है। जी, एक तो हम अभी हाल ही कुछ वर्षों में कोविड से उबर करके आए हैं जी। तो क्या ये कोविड का कारण है या कोविड वैक्सीन का दुष्प्रभाव नहीं है? हालांकि
अभी तक कोई रिसर्च इसमें प्रूव नहीं कर, लेकिन आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या ये सच है या कुछ इसमें भ्रम भी है। जिस समय कोविड हो रहा था, जिस समय कोविड का एपिडेमिक चल रहा था, उस समय हार्ट की सारी बीमारियां कोविड की वजह से हो रही थी। चाहे वो दिल का दौरा होना हो, चाहे वो हार्ट अटैक का बढ़ना हो, ये सारी बीमारियां या धड़कन का कम होना हो, ये सब हो रही थी। लेकिन कोविड होने के 2 साल बाद या कोविड होने किसी इंसान को कोविड हो गया है और वो उसको इस तरीके की बीमारी में लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा जैसा आपने बताया, ऐसा कोई रिसर्च इस तरीके का नहीं दे पाया। हालांकि कुछ चीजें हैं, जैसे एक है कि किसी को अगर कोविड के दौरान हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक कुछ न कुछ दीवार, हार्ट की जो दीवारें होती हैं उन दीवारों में को क्षतिग्रस्त करता है। उन क्षतिग्रस्त दीवारों से अगर दिल का दौरा उत्पन्न हो रहा है तो जैसा कि कॉमनली किसी भी हार्ट अटैक के मरीज में होने की संभावना होती है, वो कोरोना के दौरान जिनको हार्ट अटैक हुआ है, कोरोना की वजह से जिनको हार्ट अटैक हुआ है, उनमें भी होगी। तो ये एक वैसा ही हुआ कि पहले भी वैसे ही होता था हार्ट अटैक में, अब भी ऐसे होता है। दूसरा एक कारण जो लोगों के अंदर बार बार मतलब बहुत बार ये सवाल उठा कि क्या वैक्सीन ये करा रहा है। हमारे देश में 2 ऐसा रिसर्च हुआ। एक रिसर्च तो अभी ऑन गोइंग है, आईसीएमआर ने किया, आईसीएमआर एम्स के साथ मिलकर के कर रहा है। पहला वाले ने तो पूरी तरीके से निगेट कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा वाले का जो प्रारंभिक अभी तक रिपोर्ट आया है वो भी इसको निगेट ही कर रहा है, अभी उसका फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। वो भी इसको निगेट ही कर रहा है कि नहीं, कोविड वैक्सीन की वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के प्रिवेलेंस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई बढ़ाव नहीं हुआ है। तो ये वजह हो सकती है जी। तो यानी कि कोविड वैक्सीन को लेकर के अगर हम लोगों के मन में जो संशय है वो इस पे हटा देना चाहिए जी। तो एक तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर हमारा जो लाइफ स्टाइल है जी, ये बड़ा कारण बन रहा है क्या हार्ट की बीमारी का? जी बिल्कुल। हम लोग लाइफ स्टाइल को 2-3 अलग अलग अगर पैरामीटर्स में बांटें उनको, लाइफ स्टाइल का एक पहला पैरामीटर हो गया कि हम लोग एक्सरसाइज को पूरी तरीके से, मतलब आप ऐसे कहें कि जो हमारे जीवन में, जिसको आप एक्सरसाइज नहीं कहते थे, अब अगर हमको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कहीं जाना है, हमारे दादाजी लोग को जाना होता होगा, तो उसको कभी एक्सरसाइज मानते नहीं होंगे। उनके लिए कॉमन था कि 4 किलोमीटर जाना है, वहां से होकर के आ जाना है, ये काम। तो दिन भर में उतनी उनकी जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी थी, जो कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते थे ऐसे सोच के कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी जी। आज अगर हम लोग सोचें तो हम लोग अगर 45 मिनट का, 1 घंटे का अगर एक्सरसाइज सोच के भी कर रहे हैं तो कितने लोग कर रहे हैं, और अगर उसको नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है? गाड़ी से जाना ऑफिस, ऑफिस से घर आना, थोड़ा स्टेयर चढ़ लिए, अदरवाइज लिफ्ट यूज कर लिए। तो फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत लोगों में कम हुई है। तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, जो जिसको कि हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। आप ऑफिस में भी बैठे हैं तो ऑफिस में बैठ करके टहलना एक काम हो गया, आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हुई। लेकिन आप ऑफिस में चेयर पे बैठे बैठे और सारा काम कर रहे हैं, पानी लाने वाला भी कोई और है, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नील है। तो एक तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई, इनएक्टिविटी कहिए, जो कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया। दूसरा खान पान हो गया, जो लाइफस्टाइल का बड़ा चीज है। खान पान में कहते हैं कि जो खान पान का तरीका हमारा था और जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी, इसमें हमारे देश में, मैं आपको एक बताता हूं कि ये टेक्निकल टर्म है कि हम इंडियंस ज्यादा प्रोन हैं हार्ट अटैक के लिए। इसके बावजूद भी आज से अगर 100 साल पहले के आंकड़े को देख लें तो कुछ चीजें टाइम टेस्टेड होती हैं, मतलब कि समय ने बताया है कि यह बीमारी हमारे सोसाइटी में थी या नहीं थी। तो आपको अपने दादाजी से नहीं सुनने को मिलेगा कि ऐसा हुआ कि अचानक से कुछ इस तरीके का चीज हो गया जिसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा था। अगर होता तो सबके घरों में कहानियां होती, जैसे डायरिया को लेकर के जैसे डायरिया को लेकर के हुआ होता था, ठीक है। तो ये नहीं था। इसका मतलब था कि जो हमारा खान पान का तरीका था और जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी का लेवल था, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज थे। तो हमारे शरीर में अत्यधिक वसा का जमाव होना या आपके अंदर मोटापा बीमारी का रूप लेना, ये कभी नहीं था। अब ये जो बना है उसके पीछे अब हमने क्या किया, हमने खान पान के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया। हम जल्दी जल्दी में फास्ट फूड को अपनाए, हम रात में खाना 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खाते हैं, ठीक है। हम खान पान में हम इतना अपने आप को रेस्टलेस रखे हुए हैं कि 2 मील के बीच का गैप क्या है ये हमको पता ही नहीं है।
पानी कब लास्ट पिए हैं ये हमको पता नहीं है। तो ये सारा क्या है, ये डिजॉर्डर्ड ईटिंग जो है हैबिट्स, ये आपको क्या कर रहा है, रिस्क फैक्टर्स दे रहा है हार्ट अटैक के लिए। अचानक से हार्ट अटैक नहीं कराएगा, लेकिन ये आपको रिस्क, तो आप देखेंगे कि 30, 35, 40 की एज होते होते किसी को डायबिटीज हो जा रहा है, किसी को हाइपरटेंशन हो जा रहा है। ठीक है, ये दूसरा एक बड़ा कारण है जो खान पान में सॉल्ट का इंटेक, जो सोडियम कहते हैं, आप जितना भी जंक फूड खाइए, चाहे चिल्ली खाइए, बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए, सब में आपको एडेड सॉल्ट मिलेगा। तो एवरेज सॉल्ट का इंटेक जो है हमारे सोसाइटी में, हमारे लोगों में, जो हाँ काफी ज्यादा है, जिसको कि अगर आप 2 ग्राम तक रखते हैं तो ठीक है, 2 से 5 ग्राम तक फिर भी एक्सेप्टेड है। हम लोगों का एवरेज इंडियन का जो एक आदमी का जो सॉल्ट का सोडियम का इंटेक है 10 ग्राम को क्रॉस कर रहा है। तो जब इस लेवल का अगर सोडियम इंटेक होगा तो डेफिनेटली वो ब्लड प्रेशर डेवलप कराएगा, मोटापा डेवलप। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब चीजों में हम लोग आए हैं, तभी हम लोगों के अंदर वो रिस्क फैक्टर्स आए हैं और बीमारियां जन्म ले रही हैं। सर, एक तो ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी तेल को लेकर के बहुत सजग कर रहे हैं लोगों को, सचेत कर रहे हैं लोगों को कि तेल की मात्रा को कम करिए जी। तो एक तो तेल की मात्रा कितना हानिकारक है हमारे लिए, अत्यधिक मात्रा। दूसरा, तेल का उपयोग कौन करे, ये आम लोगों के बीच का भी एक सवाल है। बिल्कुल, देखिए 2 तरीके का चीज है इसमें। एक ये है कि तेल या वसा जिसको कहते हैं, एक आपके शरीर के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है वसा जी। तो वसा का शरीर में नहीं होना या आपके खान पान में नहीं होना, तो ये आपको नुकसान देने वाला है जी। तो ये इस बात से तो हम लोगों को सबसे पहले बाहर निकलना होगा कि तेल नील कर देने से आप हेल्दी होने वाले हैं, ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 0 ऑयल से आप हेल्दी होंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके शरीर का रिक्वायरमेंट है। फैटी एसिड या फैटी का कंजम्पशन होना, अब उसमें एक है हेल्दी, एक अनहेल्दी। तो हम यहां से शुरू करते हैं। जो सबसे अनहेल्दी है, जो लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान करता है, वो है ट्रांस फैट। और ये ट्रांस फैट कैसे बनता है, तो या तो जब बनाया गया है तभी ट्रांस फैट बनाया गया है, जैसे डालडा, ये तभी सॉलिडिफाई होता है जब इसको ट्रांस फैट में बना के रखते हैं, तभी वो लंबे देर तक प्रिजर्व रहता था। तो ये तो हो गया कि बनाने समय ही उसको ट्रांस फैट बनाया गया। दूसरा है कि जब नॉर्मली वो तेल जब बना तब उतना ट्रांस फैट नहीं था उसमें, लेकिन जब उसका प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग मतलब कि आप देखते होंगे कि होटल में तल रहा है पकौड़ा, तल रहा है जलेबी, तल रहा है ये क्या कहलाता है, और वो बार बार बॉयल हो रहा है और उसी में फिर पुराना नया तेल डाल रहे हैं। तो ये जो मल्टीपल बॉइलिंग हो रहा है, ये उस तेल को ट्रांस फैट में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप अगर बाजार की ऐसी समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी अगर खा रहे हैं तो डेफिनेटली वहां ट्रांस फैट ज्यादा है और उसका कंजम्पशन एक लेवल से ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये आपको हार्म करने वाला है। अब रही बात कि कौन सा तेल अच्छा है और कौन सा तेल खराब है, आप अपनी माँ से पूछेंगे अगर हम लोग कि माँ तुम कौन सा तेल खाई पूरी जिंदगी, तो माँ बोलेगी कि सरसों का तेल, उसके अलावा तो घरों में कभी कोई चीज यूज नहीं हुआ। तो जो चीज जनरेशन से यूज होता आ रहा है वो अचानक इतना बुरा कैसे हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को थोड़ा सा, अब वो अलग बात है कि जहां से हमको सरसों का तेल मिल रहा है वो कितना एडल्टरेटेड है। अगर वही एडल्टरेटेड है तो उसको क्वांटिफाई करने का कि एडल्टरेशन कितना है, ये काम तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे जाती है इसको। लेकिन उसमें सरसों को नुकसान कह देना कि ये गलत था, तो ये तो हम फिर से वही कहेंगे कि ये टाइम टेस्टेड तेल है जिसको जनरेशंस ने यूज किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को उसके पीछे बहुत भागने की हम किसी भी पेशेंट को भी नहीं सलाह देते। तरह तरह के चूंकि तेल आ गए हैं बाजार में, आप देखते होंगे कि सोया, सनफ्लावर, बीन्स, ये तरह तरह के हैं, तो कंफ्यूज्ड है लोग। तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से सरसों तेल उपयुक्त है। सरसों तेल का यूज अगर घरेलू घर का सरसों तेल अगर आपका उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा हर्ज दिख रहा है। ठीक है, हम स्पेसिफिक किसी तेल को प्रमोट
प्रमोट नहीं करते हैं। हाँ, कम तेल खाने का सुझाव जरूर देते हैं, लेकिन नील तेल नहीं करते हैं उनको। ठीक है, तो ये सब जी सर, एक तो है कि हृदय की बीमारी के जो है प्रारंभिक लक्षण, जो कॉमन लक्षण है, जो एक आदमी को जानना चाहिए, और अगर वो पता चल जाए तो क्या उनसी जांच करानी चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? जी जी, अभी जो बीमारियां हो रही हैं सबसे ज्यादा हार्ट की, वो एक हो गया हार्ट का अटैक होना, दूसरा हो गया कि दिल के धड़कन का रुक जाना या तेज हो जाना। ठीक है, ये दो कॉमन है। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे वाल्व की का गड़बड़ी होना, ये सारा चीज। तो हम लोग दो चीजों के कारण जिनका कि लक्षण तुरंत देखना है और तुरंत हॉस्पिटल तक पहुंचना है, ये दो बीमारियां हो गई। एक हार्ट अटैक का होना, और दूसरा धड़कन की रुकने की वजह से आपके अंदर छोटी बेहोशी होनी। हार्ट अटैक जो होता है उसका लक्षण है कि आपको सीने में दर्द होगा, जहां हम हाथ रख रहे हैं इस पूरे एरिया में, यहाँ दर्द होगा। ये दर्द इस लेवल तक जा सकता है, यानी कि आप माउथ को अगर डिवाइड कर दें दो पार्ट में, तो इसके नीचे आपको वो दर्द रह सकता है, इस जौ तक जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, और नाभि तक जा सकता है। ये नाभि तक दर्द, इसके नीचे का दर्द और इसके ऊपर का दर्द हार्ट से नहीं होता है। ये एक बाह में, दूसरे बाह में या दोनों बाह में जा सकता है, और साथ ही साथ आपको पसीना आना, बेचैनी, घबराहट, रेस्टलेसनेस, और साथ में लगेगा कि हम कमजोर हो रहे हैं, फील कर रहे हैं। ये लक्षण अगर है तो ये टिपिकल हार्ट अटैक का लक्षण होगा। ये दर्द जो होगा दबाने वाला, लगेगा कि एक बड़ा सा पत्थर हमारे सीने पे कोई रख दिया, इस तरह क्रशिंग, कंप्रेसिंग, ये दर्द अगर है तो ये टिपिकल दर्द है। लेकिन समस्या ये है कि टिपिकल और एटिपिकल का प्रोपोर्शन बदलता जा रहा है। जैसे जैसे लोग एल्डरली होते जा रहे हैं, एटिपिकल पेन ज्यादा हो रहा है, टिपिकल पेन कम हो रहा है। फीमेल्स में एटिपिकल पेन ज्यादा होता है, टिपिकल पेन कम होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में एटिपिकल पेन ज्यादा होता है, टिपिकल पेन कम होता है। तो ये पूरा जो हमने लक्षण बताया, ये पूरा ही लक्षण आपको मिल जाए ऐसा संभव नहीं होगा। तो हम लोगों को एटिपिकल लक्षण को भी नजरअंदाज नहीं करना होगा। जैसे सिंपल जलन हो यहाँ पे, या बहुत ज्यादा अचानक से ढकार आने लगा और सांस फूलने लगा, ये सारी जो समस्याएं हैं, पसीना बहुत तेज आने लगा, ढकार आने लगा, और यहाँ पे लग रहा है कि अचानक से सांस फूल रही, या पीछे में जस्ट जलन, गैस जैसा जलन, इज देयर जस्ट अ बर्निंग। तो ये सब समस्याएं ऐसी हैं जिसमें कि हम लोगों को डॉक्टर से एटलीस्ट मिलना चाहिए, ईसीजी एक करा लें, कुछ अगर प्रारंभिक और टेस्ट कराने की जरूरत है तो वो करा ले। इतने में ये समझ में आ जाएगा, डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि ये लक्षण कैसा है, ईसीजी में कोई बदलाव है कि नहीं। या कभी कभी लगती है कि ये लक्षण मिलता जुलता है लेकिन उतना टिपिकल नहीं है, ईसीजी में कोई बदलाव नहीं, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में रखते हैं उनको कि नहीं, हम 2-3 घंटे बाद फिर से ईसीजी रिपीट करते रहें, जो ब्लड की टेस्ट है उसको रिपीट करते रहें। अगर पॉजिटिव आ गया तो हम लोग आगे के टेस्ट, एंजियोग्राफी वगैरह की तरफ बढ़ेंगे, नहीं आया तो हम लोग वेट करेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखें। जी, एक तो और ये संक्षिप्त शब्दों में जानना चाहेंगे कि ये हार्ट की बीमारी के इलाज में कौन सी नई तकनीक अभी हमारे पास उपलब्ध है? जी, ये आपने मेरे लायक सवाल पूछा है। हार्ट के अटैक में या फिर हार्ट की बीमारियों में जो पहले की दुनिया थी उसमें था कि एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, पेसमेकर हो गई, ये बहुत बड़ी बात मान ली जाती थी। या डिवाइस छेद हो गया, उसका डिवाइस क्लोजर कर दी, यहीं तक अपने आप को सिमटे हुए थे। अब दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में ये चीजें, ये सुविधाएं पहले से आ चुकी थी। अब हमारे देश में भी ये सुविधाएं, नई तकनीक आ रही है, जिसमें हम एक एग्जांपल आपको बताएं कि अभी हमने एक 84 वर्षीय बुजुर्ग का, जिनका कि हार्ट अटैक के बाद, पहले भी उनको स्टेंट लग चुका था, हार्ट अटैक के बाद गंभीर रूप से हार्ट फेल में था, बोकारो में थे। डॉक्टर साहब ने फोन किया कि इनकी अवस्था बहुत खराब है, उनको इमरजेंसी से एम्बुलेंस में हम लोग बुलाए। उसके बाद उनको 2-3 दिन हार्ट के फेलियर को स्टेबलाइज किए, एंजियोग्राफी किए, तो तीनों नसों की हालत बहुत बुरी थी। 84 ईयर्स एज, वो किसी भी हालत में ना ही एंजियोप्लास्टी को बर्दाश्त कर सकते थे और ना ही बिना एंजियोप्लास्टी की वो जिंदा रह सकते थे। तो इसमें इस समस्या का निदान एक ही होता है कि आप ऐसा बैकअप ले लें जिसमें कि जान जाने का जो खतरा है ऑन टेबल एंजियोप्लास्टी के समय, वो खतरा नेग्लिजिबल हो जाए जी। और फिर आप एंजियोप्लास्टी कर लीजिए, वेसल्स को रिवेस्कुलराइज कर लीजिए। एक बार खून का बहाव हार्ट में मिलने लगेगा तो हार्ट अपने आप को रिकवर कराने लगेगा और थोड़ा टाइम मिल जाएगा, वो रिकवर कर जाएगा।
तो उनका उसको कहते हैं कृत्रिम हार्ट, आर्टिफिशियल हार्ट इम्पेला, ये चौथे मरीज थे हमारे इस तरीके के। तो उनका करके और हार्डली 4 से 5 दिनों में उनकी छुट्टी की गई। तो ये तो एक, अगर उनको नहीं होता है वो सुविधा अवेलेबल तो उनकी जान जानी थी। तो ये साल भर में, एक साल में अगर इंडिया में सोचें तो ऐसे कितने लोगों का जान बचाया जा रहा है, तो हार्डली 200 से 300 मैक्सिमम पूरे इंडिया में हम कह दें तो अभी के डेटा के अनुसार हार्डली 200 से 300 ऐसे जान को हम लोग बचा पा रहे हैं। लेकिन जान जा कितने रहे हैं ऐसे? हजारों, लाखों। तो ये सुविधा अभी महंगी है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने डेवलप किया है, उनका जो खर्च है, फिर आपको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसका खर्च है। जब हम अपने सिस्टम, इंडिजिनस सिस्टम से अगर हम लोग डेवलप करें और शायद कॉस्ट कम हो जाए तो हम कल ज्यादा लोगों का जान बचा सकते हैं इससे। जी। दूसरी अलग अलग तकनीक, जैसे अभी ये कल हमने फोटो दिखाऊंगा, कल हमने एक वाल्व रिप्लेसमेंट के पेशेंट को डिस्चार्ज किया। ये क्या है, ये उनका उम्र 80 रीचिंग होगा, जब फोटो देखेंगे आप तो लग जाएगा। ऐसे तो सर्टिफिकेट से उनका 72 एज था, बट उनका जो झुर्रियां हैं वो बता रही थी कि वो कम से कम 80 पहुंच रही होंगी। उनका वाल्व का सिकुड़न ऐसा था कि वो हार्ट आगे कुछ पंप ही नहीं कर पा रहा था और दूसरे वाल्व में एक लीकेज था, तो हार्ट का पंपिंग जो था पीछे की ओर ज्यादा जा रहा था। तो ऐसे में उनका इफेक्टिव जो खून चाहिए शरीर को वो नहीं मिल रहा था और वो बहुत ही बुरे हालत में थी। 5 दिन तक हॉस्पिटलाइज होकर के दवाओं पे थोड़ी स्टेबल हुई थी, तब हमारे पास आई थी। उस वाल्व को अगर आप सर्जरी करके रिप्लेस करना चाहिएगा तो वो उनके जाने का खतरा 50-50% बोलता है सर्जन की। 50 इस उम्र में अगर आप वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए आ रहे हैं तो 50% रिस्क होगा आपको। जी। हम लोगों ने बिना किसी चीर फाड़ के एक नीडल डाला, उससे वाल्व बदला, होशो हवास में वाल्व बदला और उसके बाद फिर 2 दिन हुआ और उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो ये सब नई तकनीक है जिसमें कि हम लोगों को एक नया जीवन का मौका दे रहे हैं। जी। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी बखूबी और सरल भाषा में हमें बताया कि अपनी जीवन शैली को हमें सुधारना पड़ेगा अगर हमें स्वस्थ रहना है। तेल को लेकर के और आपको जो वैक्सीन को लेकर के जो मन में जो भ्रम था उसको भी दूर किया है। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।